तो पिछले वीडियो में हमने किसानों के बारे में, पंचायतों के बारे में, यानी मुगल समय में जो खेती है और गांव कैसे थे, समाज कैसा था, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है जो ये गांव है इनसे बाहर के एरिया के बारे में, यानी जो मेन शहर है मुगलों का। जैसे कि दिल्ली का एग्जांपल ले लो आप। दिल्ली अगर राजधानी है तो दिल्ली में जो लाल किला जहाँ पर है वो तो मेन सिटी हो गई। उसके बाहर जितने भी एरिया हैं वो जंगल थे उस टाइम पे, और उसके अलावा बहुत बड़े साम्राज्य में भारत फैला हुआ था। तो एमपी वाला पूरा एरिया, उड़ीसा में बहुत जंगल थे, और आज भी जो हमारा पूरा पूर्वी राज्य है असम वगैरह, ये सारे जो एरिया हैं ये जंगलों से भरे हुए थे। तो मुगलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इन जंगलों के जो लोग हैं वो, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो अक्सर क्या करते थे, विद्रोह वगैरह कर देते थे। यहाँ पर ये छिपे रहते थे हमेशा, तो इतने बड़े एरिया में इनको खोजना भी मुश्किल था, तो कई बार टैक्स देने से मना कर देते थे। तो बाबर जो है, मुगलों का जो सबसे पहला राजा है बाबर, उसने अपनी बुक में बताया है कि जो ये जंगल हैं ये विद्रोह का केंद्र थे, यानी यहाँ के लोग अक्सर राजा की सत्ता मानने से इनकार कर देते थे और बहुत बार कर देने से भी मना कर देते थे। तो इस तरीके से हमें अब जो पढ़ना है वो पढ़ना है जंगलों के बारे में और जंगल के कबीलों के बारे में। तो जंगल और कबीले, यही हमारी बुक में हेडिंग है, तो इसको समझो एक बार। मुगलों की मुख्य राजधानियां थी आगरा और दिल्ली। अब इन शहरों के बाहर का जो एरिया है, जैसे कि आज भी हमारा ऊपर पहाड़ों की साइड भी जंगल है पूरे, इधर जो असम साइड है यहाँ भी जंगल है, बीच मध्य प्रदेश वाला एरिया यहाँ पे भी जंगल है। तो ये मान लो हमारे देश में पहाड़ जंगल हर जगह मिल जाएंगे आपको। तो ये जो जंगलों वाला एरिया है, इनके जो लोग थे इनका जीवन कैसा था, और जो राजा है और उसके लोग हैं उनकी एंट्री होने से इनका जीवन कैसे बदल गया, ये है हमारा टॉपिक। और यही आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछेंगे कि ये जो जंगली लोग हैं इनका जीवन किस तरीके से बदला। तो सबसे पहले तो उनका जीवन क्या था वो देखो। जंगली लोग जो हैं इनके जो जीवन था वो मेनली झूम खेती पर निर्भर था। झूम का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर खेती करना। तो आज भी ये खेती हमें देखने को मिल जाएगी भारत में बहुत जगह पे। तो झूम खेती जो है वो ये लोग करते थे। दूसरा, इनके जो जंगली उत्पाद हैं सारे, जैसे कि शहद हो गया, जो गोंद वगैरह होता है पेड़ों से वो हो गया, फल इत्यादि हो गए, जंगली शिकार हो गए, इनके ऊपर ये निर्भर थे। तो जंगली लोग जो हैं वो मेनली जंगलों में रहते थे, झूम खेती करते थे, पशुपालन इत्यादि करते थे और जंगली उत्पाद पर निर्भर थे। अब मुगलों या उनके जो सेनापति वगैरह हैं उन्होंने एंट्री क्यों की यहाँ पे। अब देखो, जंगलों के बिना तो काम चल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से हाथी घोड़े मिलेंगे, औजार के लिए लकड़ी मिलेगी, और भी बहुत सारी व्यापारिक चीजें मिलती हैं। तो जंगल तो मेन आधार होता है किसी भी राज्य का। आज भी हम अगर भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो जंगली उत्पाद से हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है, फर्नीचर वगैरह बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो उस समय पे भी ठीक बिल्कुल ऐसे ही मुगल राजाओं ने जंगलों में एंट्री शुरू की और वहां के लोगों को अपने अधीन करना शुरू किया। यहाँ मुख्यतः हाथी घोड़े और लकड़ी के लिए ये लोग घुसते थे। उसके अलावा 3 व्यापार की चीजें भी हैं, इनको याद रखें आप। शहद, मधुमोम और लाख। शहद आप सबको पता है, हनी। मधुमोम का मतलब है वही गोंद वगैरह, जो लिक्विड मटेरियल जिनसे बहुत सारी चीजें बनती हैं। तो मधुमोम, मधु होता है मक्खियों का, ये जो मोम वगैरह है, तो मधुमोम मिलता था, शहद मिलता था, और तीसरी चीज है लाख। लाख की चूड़ियां बनती हैं, आपको पता होगा। तो ये 3 मटेरियल ऐसे थे जिनका विदेशों तक व्यापार होता था। इसीलिए जो राज्य यानी कि जो मुगल राजा हैं उनके लोग जंगलों में एंट्री कर गए और वहां के लोगों को अपने अधीन करना शुरू किया। तो जंगली जो लोग हैं वो अब ये चीजें सारी उत्पादित करने लगे, और कुछ तो राजा को टैक्स देते थे, कुछ तो राजा को नहीं देते थे। और टैक्स के रूप में मेनली ये लोग जो हैं यही चीजें राजा को देते थे, पैसे नहीं देते थे। जैसे कि असम के जो साइड के जंगल हैं वहां के लोग हाथियों को देते थे इनको भेंट में राजाओं को, ताकि उन्हें टैक्स ना देना पड़े। तो इस तरीके से जो ये जंगली लोग हैं ये जंगली उत्पादों को ही कर के रूप में इन मुगल जो ये आ रहे हैं अधिकारी इनको देने लगे। तो क्लियर यहाँ तक। जंगली लोग झूम खेती करते थे, जंगली उत्पाद पर निर्भर रहते थे। मुगल राजाओं ने जंगलों में एंट्री शुरू की और उनसे कर लेना शुरू किया। इन लोगों ने पैसे के बदले में जंगली उत्पाद को ही कर के रूप में देना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ, व्यापार बढ़ा।
इन लोगों को भी व्यापार करना आ गया। इनको पता चला कि जंगली उत्पाद की बहुत ज्यादा मांग है। तो अब देखो इनका क्वेश्चन क्या था कि इनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया। तो यहीं से इनके जीवन में परिवर्तन आया, इनका लाइफस्टाइल ही चेंज हो गया। कैसे? पहले तो ये सिर्फ खेती वगैरह कर ली, ये चीजें करते थे। अब ये लोग घुस गए बिजनेस में। अब बिजनेस में घुसते इनके पास क्या आएगा? पैसा आएगा, और इनकी सामाजिक स्थिति जो है वो अच्छी होती चली जाएगी, और ये भी बड़े बड़े जमींदारों की तरह बनने लगेंगे। तो एक एग्जाम्पल है पंजाब साइड। पंजाब में जो पहाड़ी एरिया लगता है पंजाब से, उस तरफ एक कबीला था, लोहानी कबीला। वो वहां के जंगलों का व्यापार करता था, पूरे अरब साइड, मतलब अफगानिस्तान जो एरिया है इस तरफ करता था। तो पंजाब का जो लोहानी कबीला है वो व्यापार कर करके बहुत बड़ा कबीला बन गया, और इसके जो सरदार थे वो बहुत बड़े राजा की तरह बन गए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है असम का। असम में जो अहोम राजा बने, अहोम राजा भी ऐसे ही जंगली कबीले के सरदार हुआ करते थे। इन लोगों ने क्या किया? हाथी पकड़ पकड़ कर वो बेचने शुरू करे। तो हाथी, घोड़े और ये चीजें बेचनी शुरू की, और पूरे इन्होंने एक चीज घोषित कर दी कि इस जंगल से जो भी हाथी पकड़े जाएंगे वो केवल अहोम लोग पकड़ेंगे। तो ऐसे कर करके हाथियों को बेच बेच के अहोम राजाओं की स्थिति समाज में सुधरती गई, और ये जमींदार बने पहले, उसके बाद और ज्यादा बिजनेस वगैरह बढ़ा बढ़ा कर, सेना को बढ़ा बढ़ा कर ये राजा की तरह बनने लगे, और अलग से राजा ही बन गए। तो इस तरीके से ये जो पहाड़िया या हम जंगली लोग जिन्हें कह सकते हैं, ये लोग जमींदार बने और उसके बाद छोटे राजा बने। एग्जाम्पल क्या क्या बताओगे आप? एक जमींदार का एग्जाम्पल तो बताओगे पंजाब का लोहानी कबीला, और राजा बनने का एग्जाम्पल बताओगे असम के अहोम राजा। ये अहोम राजा अब जो हैं ये केवल बिजनेसी व्यापारी नहीं रहे, इन्होंने अपनी सेना भी इकट्ठी कर ली। इन्होंने अपने परिवार के जो लोग हैं उनको ही शुरू में सेना में भर्ती किया। ऐसे देखते देखते इनकी सेना बड़ी होती गई। एक डाटा याद रखना कि कितनी सेना थी लगभग इनकी। इनकी सेना में लगभग 7,000 तो पैदल सैनिक हुआ करते थे, और 6,000 जो हैं वो घुड़सवार और हाथी वगैरह हुआ करते थे। तो इस तरीके से पैदल सैनिक भी थे इनके पास, घुड़सवार सैनिक भी थे, हाथी भी थे इनके पास। तो इस तरीके से ये कबीलियाई लोग या जंगली लोग जो है राजा बन गए, और इनका जीवन पूरे तरीके से बदल गया। तो यही क्वेश्चन आएगा कि जंगली लोग जो है उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आया, या मुगलों के जो इंटरफेयर उन्होंने किया उस इंटरफेयर की वजह से इनका जीवन किस तरीके से बदला। तो यही सारी बातें आप बताओगे। पहले ये जंगली उत्पाद पर निर्भर रहते थे, जंगली उत्पाद का व्यापार शुरू हुआ। ये राजा जो ये मुगल राजा हैं इनको टैक्स के रूप में जंगली उत्पाद ही देते थे। व्यापार के बढ़ने के साथ साथ इनकी सामाजिक स्थिति बढ़ती चली गई। पंजाब का लोहानी कबीला बना, उसके अलावा असम में अहोम राजा बने। तो ये सारी वजह रही इनकी समृद्धि की। तो ये था हमारा ये टॉपिक। अब हमारे जो मेनली लास्ट चीज़ बचती है वो ये है कि जो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इसका पता हमें कैसे चला, यानी मुगल काल की कृषि या उस टाइम की जमीन वगैरह के बारे में जानने के जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। स्रोत जब भी आपसे पूछें तो इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि किन चीज़ों से हमें जानकारी मिली। जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि मौर्यों के स्रोत बताओ, मौर्य काल के स्रोत बताओ। मतलब जब भी आपसे स्रोत पूछें, स्रोत का मतलब होता है सोर्स, किस चीज़ से हमें पता चला। जैसे कि अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो आपके लिए इस चैप्टर का स्रोत है कि आपको वीडियो देखकर इस चैप्टर के बारे में पता चला। तो कुछ न कुछ चीज़ें होंगी जिनसे हमें उस टाइम के बारे में पता चला। तो 3 चीज़ें याद रखोगे। सबसे पहली है आईने अकबरी, दूसरा है राजस्थान और गुजरात के एरिया से मिले हुए कुछ दस्तावेज, और तीसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। दस्तावेज का मतलब है डॉक्यूमेंट्स। तो 3 चीज़ें हैं, आईने अकबरी, महाराष्ट्र राजस्थान जैसे एरिया से मिले हुए दस्तावेज, उसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो अंग्रेज भारत में आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी हर चीज़ को फाइल में रखते थे, बिल्कुल ऑफिशियली काम करते थे सारे। तो उनके डॉक्यूमेंट्स हमें मिलते हैं जो कि मुगलों की खेती के बारे में हमें बताते हैं। उसके अलावा जो राजस्थान एरिया है, यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जो वे होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, उनसे हमें पता चलता है। अब जो ये पहला मैंने नाम लिया था आईने अकबरी, इसको समझे अच्छे से। ये तो पूरा टॉपिक है, एक पूरा क्वेश्चन बन सकता है कि आईने अकबरी क्या है, किसने लिखी, कब लिखी, इसके अंदर क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आईने अकबरी।
तो आईने अकबरी जो है उसको लिखा था अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने। क्या नाम है? अबुल फजल। अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। अबुल फजल ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है अकबरनामा। क्या नाम है बुक का? अकबरनामा। इसमें अकबर और उसकी फैमिली यानी पूरे मुगल जो हैं उनके बारे में बताया गया है। अकबरनामा के 3 हिस्से हैं, पहला, दूसरा और जो तीसरा। ये जो तीसरा हिस्सा है इसका ही नाम है आईने अकबरी। तो अकबरनामा एक बहुत बड़ी बुक है, उसके टोटल 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों में जो तीसरा हिस्सा है ये जो है आईने अकबरी नाम से जाना जाता है। और आईने अकबरी भी 5 भागों में बटी हुई है। तो कंफ्यूज मत हो, दोबारा देखो। अबुल फजल ने एक बुक लिखी, बुक का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा के 3 हिस्से, 3 हिस्सों में जो तीसरा हिस्सा है वो है आईने अकबरी। आईने अकबरी के भी 5 हिस्से, बस ये दोबारा देखो, अकबरनामा 3 हिस्से, तीसरा हिस्सा आईने अकबरी के 5 हिस्से। तो आईने अकबरी जो है ये वाला पार्ट जो है ये अलग से एक बुक ही है, पार्ट मत मानो इसको, ये भी इतनी बड़ी है कि एक बुक ही है। तो आईने अकबरी जो है इससे हमें मुगल काल की खेती के बारे में जो सारी जानकारी हमने अभी पढ़ी है सारी पता चलती हैं। क्लियर? तो आईने अकबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत हैं मुगल खेती के बारे में जानने के लिए। तो आईने अकबरी अकबरनामा का एक भाग है, इसके 5 हिस्से हैं। बुक में आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा जिल्द। जिल्द का मतलब होता है पार्ट, तो जिल्द वर्ड का मतलब हुआ कि जो ये पार्ट बटे हुए हैं आईने अकबरी के अंदर। तो टोटल इसमें 5 पार्ट बटे हुए हैं आईने अकबरी के। पहला जो पार्ट है उसका नाम है मंजिल आबादी, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है सिपह आबादी, तीसरा जो है उसका नाम है मुल्क आबादी। उसके बाद जो चौथा और 5वां है इसमें धर्म संस्कृति, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो है मंजिल आबादी, इसमें जो राज दरबार है, अकबर है, उसके जो और पूर्वज रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद जो सिपह आबादी है इसमें प्रशासन और सिपह, सिपाही वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो सिपह मतलब इसमें सेना इत्यादि के बारे में बताया गया है। अब जो तीसरा है ये मुल्क आबादी, मुल्क का मतलब क्या होता है? देश। तो देश के बारे में बताया, यानी इसमें खेती वगैरह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो मुल्क आबादी जो है इसमें हमें भूमि के कितने प्रकार थे, किस तरीके से टैक्स लिया जाता था, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। तो ये तो हमारी हुई आईने अकबरी, जिससे हमें कृषि के बारे में पता चलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि आईने अकबरी क्या है तो आपको ये सारी बातें बतानी है। और इसको जब लिखा गया था तो अकबर को शासन करते हुए 42 साल हो चुके थे, यानी अकबर को राजपाट संभालते हुए 42 साल बीत चुके थे। और 1598 में इसको लिखने का काम अबुल फजल ने पूरा किया था। और इस बुक को लगभग 5 बार उसने संशोधित करके लिखा था। संशोधित का मतलब है इसको अमेंड करके लिखा था, इसमें कुछ चेंजेस कर इसको लिखा था। तो 1598 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि आईने अकबरी क्या है तो आप शुरू से ऐसे बताओगे कि अकबर के शासन के 42वें वर्ष यानी 1598 में अबुल फजल ने एक पुस्तक की रचना की जिस पुस्तक का नाम है अकबरनामा। उसके बाद बताओगे अकबरनामा के 3 हिस्से हैं, उन्हीं 3 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा है आईने अकबरी। अगला पॉइंट आप बताओगे आईने अकबरी के भी 5 हिस्से हैं जिसमें कि 3 मुख्य हैं, मंजिल आबादी, सिपह आबादी और मुल्क आबादी। मुल्क आबादी से हमें कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये थी अबुल फजल की आईने अकबरी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिखोगे। तो क्लियर ये सारा। अबुल फजल की जो ये बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हमें मुगल कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारा पूरा 8 चैप्टर दे रखा है ये इसी बुक के ऊपर बेस्ड है। क्लियर यहाँ तक? तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ये आईने अकबरी है ये कृषि इतिहास के बारे में जानने के लिए कैसे महत्वपूर्ण है। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन आपका कि जो आईने अकबरी है क्या वो इम्पोर्टेंट है कृषि उसके बारे में जानने के लिए, कृषि के बारे में जानने के लिए। तो इसमें आप बताओगे कि बिल्कुल है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया है कि हाँ इससे हमें खेती के बारे में पता चला है, ज़मीन के बारे में पता चला है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चली हैं? हमें आईने अकबरी से ही पता चली हैं। क्लियर सारा? अब एक चीज़ और पढ़ लो अभी कि जो आईने अकबरी है उसमें भूमि जो है उसके कितने प्रकार बताए हैं। ये क्वेश्चन आता है कि अकबर के काल में भूमि के कितने प्रकार थे, या आपसे ऐसे पूछे
आईने अकबरी के हिसाब से मुगल काल में भूमि कितने हिसाब से बांटी गई थी, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी होंगी उसमें। तो ये जो है एक अलग से मैं टॉपिक भी कराऊंगा, उसमें मैं आपको टैक्स सिस्टम बताऊंगा पूरा कि किस तरीके से मुगल जो राजा हैं ये टैक्स लेते थे और जमीन को बांटा गया था। पर आप फिर भी यहाँ पर जमीन को पढ़ ले एक बार कि जमीन के कितने प्रकार थे। तो जमीन के थे 4 प्रकार, याद कर लें इनको, भी कॉपी में लिख लें। पहला है पोलज, दूसरा है परोती, तीसरा है चाचर और चौथा है बंजर। क्या क्या? पोलज, परोती, चाचर, बंजर। पोलज, परोती, चाचर, बंजर। परोती जो है इसके आगे कई बार आपको परती लिखा हुआ भी मिलेगा, तो चाचर की बजाय चचर लिखा मिल सकता है। तो ये ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बोलने का हिसाब है थोड़ा बहुत, पर ये दोनों ही वर्ड ठीक है। पोलज, परोती, चाचर और बंजर 4 तरह की जमीन थी। अब जो पोलज है वो सबसे बेस्ट जमीन है, जिसपे साल में लगभग 2-2 बार फसलें उगाई जाती थी। और जैसे कि 2 सीजन होते हैं ना फसलों के, रबी और खरीफ। मैं आपको अभी ये टॉपिक खत्म होते समझाऊंगा कि रबी और खरीफ फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखें, पोलज जो है उसमें साल में दोनों सीजनों में लगातार फसल उगाई जाती थी, इतनी अच्छी किस्म की जमीन थी ये। तो पहली जमीन हुई पोलज, बेस्ट क्वालिटी की जमीन है जिसपे पूरे साल फसलें उगाई जाती हैं। एक एक फसलें नहीं, लगभग 2-2 टाइप की फसल एक एक बार में उगाई जाती हैं। तो ये बेस्ट जमीन हुई। उसके बाद आई हमारी परोती जमीन। परोती बहुत ही अच्छी जमीन है ये भी, पर जो पोलज है उससे थोड़ी सी लो, सेकंड नंबर पर है। पहली है पोलज बेस्ट, उसके बाद है परोती, उससे थोड़ी कम उपजाऊ है, पर इसमें क्या होता था, कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना पड़ेगा। तो याद रखना, ये पूछेंगे कि भूमि का वर्गीकरण कैसे था। पहला बताओगे पोलज, साल में 1-1, 2-2 फसलें आराम से होती थी एक साथ, और पूरे साल इसको खाली नहीं छोड़ा जाता था। परोती में कुछ समय के लिए जमीन को खाली छोड़ना पड़ता था। जैसे कि हम आज भी जो हमारी ये जमीन है, हम क्या करते हैं, खेती करने के बाद 2 महीने 3 महीने इसको खाली छोड़ते हैं ताकि इसका जो उपजाऊपन है वो वापस आ जाए। तो लगभग हमारी जो ये जमीन है मेनली ये परोती टाइप ही जमीन है, इसको हमें खाली छोड़ना पड़ता है एक फसल के बाद। तो पहली पोलज, दूसरी परोती, तीसरी है चाचर। चाचर जो है अब 3rd लेवल पे आ गई, तो 3rd क्लास हो गई है, वो फर्स्ट थी, सेकंड थी, ये 3rd है। तो ये वाली जो जमीन है इस पे भी फसल होती थी, पर बहुत कम फसल होती थी। इसे जो है 1-2 साल के लिए खाली छोड़ना पड़ता था। इस पे लंबे इंटरवल के लिए इस जमीन को खाली छोड़ना पड़ता था ताकि जो जमीन है वो अपना उपजाऊपन वापस पा सके, अपना उपजाऊपन वापस ला सके। तो इस तरीके से सबसे बेस्ट हुई पोलज, फिर आई परोती, फिर आई चाचर, और बंजर तो आपको नाम से ही पता है बिल्कुल 4th कैटेगरी में आ गई। ये तो ऐसी जमीन थी जिस पर फसल नहीं होती थी, या तो कंकड़ पत्थर इतने थे इसमें, या रेत ही रेत इतना था। तो यहाँ पर जमीन जो है वो बिल्कुल खराब थी, खेती के लायक नहीं थी। अगर कोई किसान इस बंजर जमीन को अपनी मेहनत से खेती के लायक बनाता था, तो राजा लोग क्या करते थे, उसको फ्री कर देते थे जमीन को, जा भाई तू ही रख ले इस जमीन को और टैक्स भी मत देना इसका। तो एग्जाम्पल है हमारे पास अकबर के समय के ऐसे कि अकबर ने जितनी भी बंजर जमीन है उसको किसानों को ये बोल दिया था कि मेहनत करो, इस जमीन को तुम ले लो और मैं तुमसे 10-10 साल तक टैक्स भी नहीं लूंगा। तो इस तरीके से बंजर जमीन को अगर कोई किसान अपनी मेहनत से खेती लायक बनाता था तो उस जमीन से टैक्स नहीं लिया जाता था। मेनली लगभग 10-10 साल के लिए इस जमीन को फ्री कर दिया जाता था टैक्स के लिए। तो दोबारा से देख लो एक बार, भूमि का वर्गीकरण या भूमि के प्रकार किसके समय में, अकबर के समय में। पोलज, परोती, चाचर, बंजर। पोलज बेस्ट क्वालिटी की, साल में बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ा जाता ये खेत। उसके बाद परोती, उससे थोड़ी सी कम, पर यह भी अच्छी क्वालिटी की है, साल में कुछ समय के लिए इसे खाली छोड़ना पड़ता था। तीसरी जो है चाचर, इसे 1-1 साल 2-2 साल के लिए भी खाली छोड़ना पड़ता था। और चौथी है हमारी बंजर, जो कि जमीन खेती के लायक थी ही नहीं। तो पोलज, परोती, चाचर, बंजर, इसको लिख लो, याद कर लो अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूमि का वर्गीकरण। तो पोलज, परोती, चाचर, बंजर, ये 4 तरह की भूमि अकबर के समय में हुआ करती थी। तो ये हुआ हमारा चैप्टर कंप्लीट। इसमें एक टॉपिक हमारा रहता है, वो है कि मुगलों के समय में जो ये खेती है इससे किस तरीके से टैक्स लिया जाता था। तो आपने अभी देखा कि 4 तरीके से भूमि बांट दी है, तो जो टैक्स है वो भी 4 तरीके से ही लिया जाता होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ये सारी जमीन और किस तरीके से टैक्स लिया जाता था ये सारी बात पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हेल्पफुल थी तो वो बताएं, अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो वो भी आप बताते रहें हमें कमेंट्स में। हमने वैसे तो सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं इस पूरे जो हमारा कोर्स चल रहा है, इसमें हम चैप्टर करते हैं पहले, उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, उसके अलावा हमने सभी मैप्स कवर किए हैं, पैसेज इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, सभी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं। और जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं, एक भी चीज़ हम इसमें नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए और आपके नंबर दिलवाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। तो धन्यवाद। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।